नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एजुकेशन चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास से पहले हमने जो आगे वाली क्लास पढ़ी है उसमें हमने आपको बता दिया था महाराणा मोकल तक। और आज जो हम शासक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही है। तो महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल देखते हैं तो 1433 से 1468 तक। क्योंकि 1433 में क्या होता है, महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। कौन करते हैं? चाचा और मेरा, जो कौन थे? दासी पुत्र थे, है ना। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां देखते हैं हम। तो उपाधियां कौन कौन सी हैं? अभिनव भारताचार्य, है ना। अभिनव भारताचार्य, हाल गुरु राणा रासो, अभिनव भारताचार्य, हाल गुरु राणा रासो, है ना। तो ये उपाधि किस लिए दी जाती थी? क्योंकि अभिनव भारताचार्य संगीत प्रेमी होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण क्या कहा जाता है? क्योंकि जो मेवाड़ था वो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ था। इसी कारण से क्या कहा जाता है? हाल गुरु किसे कहा जाता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, है ना। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। और राणा रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, ना, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। तो एक और उपाधि थी हिंदू सुल्तान। तो हिंदू सुल्तान महान हिंदू शासक होने के कारण, ये अपने समय के महान हिंदू शासक थे, ना। तो महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान। और अन्य उपाधियां हैं इनकी। दूसरी उपाधियां हैं परम गुरु, राजगुरु, टोडरमल, महाराजा धीराज आदि क्या थी? इनकी उपाधियां थी। अब क्या होता है, महाराणा कुंभा क्या करते हैं? अपने महाराणा मोकल है, वो मोकल क्या कर देते हैं? अपनी पत्नी के कहने पर किसे शासक घोषित कर देते हैं? महाराणा कुंभा को। जो इनका भाई था चुंडा सिसोदिया, वो क्या होता है? इनसे बड़ा था, लेकिन वो क्या होता है, वो शासक नहीं बनते। और शासक कौन बन जाता है? महाराणा कुंभा बन जाते हैं। इसी कारण से वो क्या कर देते हैं? मेवाड़ छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ना। मेवाड़ से निष्कासित हो जाते हैं। और इसी के बारे में क्या होता है, ये जो क्या होता है, रणमल थे। रणमल क्या होता है? रणमल इनके मामा जी थे। तो इनका संरक्षक कौन था? इनका संरक्षक, क्योंकि ये अल्पायु में शासक बन जाते हैं। इसके बाद में इनका संरक्षक कौन था? तो राव रणमल, है ना। रणमल क्योंकि अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था? हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया था? महाराणा मोकल के साथ में। और किस शर्त पर किया था? कि आप दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे आप आगामी भावी मेवाड़ का राजा घोषित करेंगे। इसी कारण से जो मेवाड़ का जो बड़ा पुत्र था, मेवाड़ का युवराज था, मेवाड़ का जो महाराणा मोकल का जो बड़ा पुत्र था वो कौन था? चुंडा सिसोदिया। वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, मेवाड़ से निष्कासित जीवन जीते हैं, ना। तो चुंडा सिसोदिया कौन था? महाराणा कुंभा का क्या था? भाई था, है ना, बड़े भाई थे ये। तो ये क्या होता है, अपने भाई को शासन करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ से निष्कासित हो जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, मेवाड़ का
भीष्म पितामह भी कहा जाता है, भीष्म पितामह है, पितामह है ना। तो क्या कहा जाता है चुंडा सिसोदिया को? तो अभी तक हमने पढ़ा है अभिनव भारताचार्य जो इनकी उपाधियां हैं, ये इनकी उपाधियां हैं। संरक्षक किसे नियुक्त किया जाता है? राव रणमल को। चुंडा सिसोदिया का क्या करते हैं? भीष्म पितामह, क्योंकि ये जो अपने भाई को शासक बनाने के बाद में मेवाड़ से निष्कासित हो जाते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे जो कहानी आती है वो कहानी क्या होती है? जो रणमल था इनका संरक्षक, वो क्या कर देता है, जो मेवाड़ में अपना अधिकार स्थापित करना, अधिकार जमाना स्थापित कर देता है ना। तो ये मेवाड़ में क्या कर देता है, अपना अधिकार स्थापित करता है। तो अब इसके बाद क्या होता था, यहाँ पर एक मेवाड़ में एक जो सरदार था वो कौन था? राघव देव। अब राघव देव क्या करते हैं? राघव देव की ये जो रणमल था, ये रणमल क्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। इसी के कारण क्या होता है, जो मेवाड़ी सरदार थे, मेवाड़ी सरदार अब किससे नाराज हो जाते हैं? रणमल से। क्योंकि एक तो इसने क्या किया था, राघव देव की हत्या कर दी थी, और दूसरा कारण क्या था, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था मेवाड़ में। जो मेवाड़ के उच्च पद थे, सरदारों के उच्च पद थे, उन पर क्या कर देता था, ये जो मेवाड़ी सरदार थे उनको क्या कर देता है, जो मारवाड़ के जो सरदार थे उनको क्या कर देता है, मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ के जो उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है। इसी कारण से अब आता है एक चुंडा सिसोदिया क्या कर देता है, चुंडा सिसोदिया महाराणा कुंभा को समझाते हैं कि जो ये आपका मामा है, ये एक दिन मेवाड़ को क्या बना देगा, मारवाड़ बना देगा। अब क्या होता है, मारवाड़ बना देगा। इसी कारण से अब क्या होता है, महाराणा कुंभा क्या कर देते हैं, एक इनकी दासी थी, दासी का नाम भारमली था। भारमली के कहने पर क्या करते देते हैं, ये भारमली को बोलते हैं कि जो इसमें चाय खाने में जो जहर मिला देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, भारमली को बोलते हैं, और भारमली क्या कर देती है, रणमल को जहर दे देती। इसी कारण से क्या हो जाता है, रणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी समय रणमल का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, जोधा था। और जोधा अब क्या होता है, अपने पिता की जो हत्या का समाचार उसे पता चलता है। तो अभी क्या होता है, ये भागकर कहां पे चला जाता है, मेवाड़ में, सॉरी मारवाड़ में चला जाता है ना, मारवाड़ में चला जाता है, मारवाड़ में छिप जाता है ये। अब एक बार वापस समझाता हूं कि जो रणमल था वो क्या कर देता है, राघव देव की हत्या कर देता है, मेवाड़ी सरदार था ये। अब क्या होता है, चुंडा सिसोदिया आता है। चुंडा सिसोदिया क्या करता है, चुंडा सिसोदिया महाराणा कुंभा को समझाते हैं कि जो आपका मामा है वो क्या कर देगा, एक दिन मेवाड़ को क्या बना देगा, मारवाड़ बना देगा। इसी के बाद में क्या होता है, महाराणा कुंभा क्या कर देते हैं, भारमली जो इनकी दासी थी, उस दासी को कहते हैं कि जो रणमल को जहर दे दो। तो भारमली क्या कर देती है, रणमल को जहर दे देती है। इसी कारण से रणमल की हत्या, मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर मेवाड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जोधा था। अब जोधा क्या करता है, यहां से भागकर कहां पे चला जाता है, मारवाड़ चला जाता है ना। तो यहां तक अब इस दोनों में, मेवाड़ और मारवाड़ में क्या होता है, अब बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध की संभावना बन जाती है। तो बहुत राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, एक महिला आती है जिसका नाम क्या था, हंसाबाई, जो क्या थी, इनकी क्या थी, बुआ थी ये। इनकी जो कौन था, ये जोधा था, जोधा की क्या थी, ये बुआ थी। और जो महाराणा कुंभा था, कुंभा की ये क्या थी, दादी थी। अब क्या होता है, जो ये हंसाबाई क्या कर देती है, इन दोनों में विवाद खत्म करने के लिए अवल बावल की संधि करती है। और जोधा की जो एक पुत्री थी, जोधा की पुत्री का नाम क्या था, श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ में कर देता है, जो महाराणा कुंभा का जो बड़ा पुत्र था उसके साथ में कर देती है ना। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम अब अवल बावल की संधि पढ़ते हैं ना। तो अवल बावल की संधि, अवल बावल की संधि। और अवल बावल की संधि हुई कब थी, 1453 ईस्वी में ना।
तो 1453 ईस्वी में क्या होता है, अवल बाउल की संधि हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, महाराणा कुंभा वर्सेज जोधा, राव जोधा के बीच में हुई थी, है ना, जोधा के बीच में हुई थी। और इसमें क्या, और ये हुई कहाँ पे थी, तो सोजत पाली को, एक सोजत पाली में एक वृक्ष था, उसको सीमा मानकर क्या कर देते हैं ये, कि ये सीमा है, ये जो बबूल का पेड़ है, ये जो बबूल का पेड़ है, इसकी सीमा किसकी, इससे इधर वाली सीमा किसकी होगी, मारवाड़ की। और इधर से जो बबूल के पेड़ के जो इधर सीमा होगी वो कौन सी होगी, मेवाड़ की, है ना। तो इनकी मध्यस्थता किसने की थी, मध्यस्थता किसने की थी, तो हंसाबाई ने क्या किया था, जो हंसाबाई ने क्या, अवल बाउल की संधि की जो मध्यस्थता किसने की थी, हंसाबाई ने। और ये हुई कहां पे थी, तो सोजत वर्तमान में कहां पे है, सोजत वर्तमान में पाली जिले में आता है ना। तो पाली जिले में क्या होता है, अवल बाउल की संधि होती है। तो इसको आप उतारिए, हम आगे पढ़ते हैं भाई। तो अब क्या होता है, ये जो अवल बाउल की संधि हो गई है, अवल बाउल की संधि हमने करा दिया। अब हम पढ़ते हैं अबू विजय, महाराणा कुंभा का अबू विजय। तो अबू विजय के जो अबू का शासक कौन था, अबू का शासक कौन था, शासक कौन था, तो शेषमल था, है ना। तो शेषमल क्या था, अबू का शासक था। और उसने जो इस पर जो आक्रमण करने का कारण क्या था, तो जो शेषमल था, जो अबू का शासक शेषमल था, उसने क्या किया था, मेवाड़ का जो मेवाड़ी सीमा पर क्या कर लिया था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो मेवाड़ी सीमा पर, मेवाड़ के कुछ क्षेत्र पर शेषमल ने अधिकार कर लिया, शेषमल ने अधिकार कर लिया। और दूसरा कारण क्या था कि जो मेवाड़ पर अधिकांश जो आक्रमण होते थे वो अबू की साइड से होते थे। इसी कारण से जो महाराणा कुंभा क्या चाहते थे कि जो अबू पर अगर हम अधिकार कर लेंगे तो क्या होगा, इस पर जो हमारे मेवाड़ पर जो आक्रमण होते हैं उन्हें रोका जा सकता है ना। तो अब जो मेवाड़ पर अधिकांश आक्रमण इसी दिशा से होते थे, मेवाड़ पर अधिकांश आक्रमण इसी दिशा से होते थे। अधिकांश आक्रमण इसी दिशा से होते थे। और इनका सेनापति कौन था, कुंभा का सेनापति कौन था, कुंभा का सेनापति कौन था, नाहर सिंह डोडिया, है ना, नाहर सिंह डोडिया। और इसने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, अबू में अचलगढ़ और बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस विजय की स्मृति में अचलगढ़ व बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया, बसंती दुर्ग का निर्माण आबू में करवाया था, है ना। और ये महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान था, महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा का जो अन्य सैनिक अभियान थे वो कौन से थे।
तो कुंभा वर्सेज नागौर है ना, नागौर, कुंभा वर्सेज नागौर, और कुंभा वर्सेज गुजरात, और कुंभा वर्सेज मांडू है ना, मांडू। तो ये 3 युद्ध लड़े थे मारना कुंभा ने। तो कुंभा वर्सेज गुजरात, तो गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? शासक कौन था? शम्स खां। अब क्या होता है, शम्स खां क्या करता है, इस युद्ध में पराजित हो जाता है। शम्स खां इस युद्ध में पराजित होने के बाद में क्या, कहां पे चला जाता है? गुजरात। और गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। अब क्या होता है, जो शम्स खां था वो क्या कर देता है, गुजरात के जो कुतुबुद्दीन था उसके पास में चला जाता है। अब क्या होता है, शम्स खां दोनों साथ में अब क्या करते हैं, महाराणा कुंभा पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इसमें क्या होता है, गुजरात से जो जब महाराणा कुंभा युद्ध लड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो शम्स खां उसकी हत्या हो जाती है, उसका वध कर देते हैं। कौन करते हैं? महाराणा कुंभा। अब क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन यहाँ से भागकर चला जाता है मांडू, अब है ना। तो अब क्या होता है, यहाँ का शासक था M.K. प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम, है ना। तो महमूद खिलजी प्रथम क्या कर देता है, महाराणा कुंभा पर ये दोनों क्या कर देते हैं, एक संधि करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं नागौर विजय, है ना, नागौर विजय और गुजरात विजय पढ़ते हैं। तो शम्स खां क्या कर देते हैं, अब महाराणा कुंभा और शम्स खां के बीच में युद्ध होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, शम्स खां भाग कर गुजरात चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। और अब इसके बाद में क्या होता है, महाराणा कुंभा जो शम्स खां गुजरात चले जाते हैं ना। तो गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन, है ना। तो अब ये दोनों क्या कर देते हैं, कुतुबुद्दीन, और इसका साथी कौन था, एक और साथी था जिसका नाम क्या था, शम्स खां, जो कहां से भाग कर आया था, नागौर से। अब ये दोनों क्या कर देते हैं, जो महाराणा कुंभा पर आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में शम्स खां की मृत्यु हो जाती है, शम्स खां की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में क्या होता है, शम्स खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दो विजय आप लिख लीजिए, महाराणा कुंभा की जो विजय थी नागौर विजय, यहाँ का नागौर का शासक कौन था, शम्स खां था। और शम्स खां क्या कर देता है, भाग कर इस युद्ध में पराजित होने के बाद गुजरात चला जाता है। और गुजरात के जो कुतुबुद्दीन था उसको समझाता है कि अगर मेवाड़ को हम दोनों ने संयुक्त रूप से जीत लिया तो क्या होता है, आधा मेवाड़ तेरा और आधा मेवाड़। लेकिन क्या होता है, शम्स खां जी क्या होते हैं, उस टाइम पर शम्स खां क्या हो जाता है, शम्स खां की मृत्यु हो जाती है। और ये अब आगे हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब जो महाराणा कुंभा का जो सैनिक अभियान आता है उसका नाम क्या है, मांडू विजय। तो मांडू का शासक कौन था, M.K. प्रथम। और M.K. प्रथम यानी कि महमूद खिलजी प्रथम। तो कुंभा वर्सेज मांडू, है ना। तो कुंभा वर्सेज मांडू, कुंभा वर्सेज मांडू यानी कि मालवा, है ना। तो यहाँ का मांडू का शासक कौन था, मांडू का शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। तो इसने क्या किया था, जो चित्तौड़गढ़ था उस समय, उस पर क्या होता है, 6 महीने तक क्या किया था, इसने घेरा बना कर रखा था। तो इसने M.K. प्रथम ने
मेवाड़ पर 6 माह तक घेरा बनाकर रखा, घेरा बनाकर रखा और घेरा बनाकर रखा और अंत में युद्ध होता है जिसका नाम सारंगपुर का युद्ध होता है ना। तो सारंगपुर का युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था? तो अंत में सारंगपुर का युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1437 में, 1437 में ना सारंगपुर का युद्ध होता है और इस युद्ध की स्मृति में, इस युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। तो यहां तक लिखिए एम के प्रथम का जो एम के प्रथम और मारना कुंभा का सैनिक अभियान है ना। तो अब जो किसका इस युद्ध की स्मृति में किसका निर्माण करवाया जाता है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का, है ना। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। तो दोस्तों हमारी क्लास आज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर ले, है ना। तो अब क्या होता है, इस युद्ध की स्मृति में किसका निर्माण करवाया जाता है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का, है ना। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का। तो ये किस तरह, ये क्या है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। तो ये कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है ना। तो 9 मंजिला इमारत है ना। तो 9 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण किस कारण से हुआ था? सारंगपुर युद्ध की, सारंगपुर विजय की स्मृति में ना। सारंगपुर विजय की स्मृति में, विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। और कब से कब तक करवाया था? तो समय क्या है? 1440 से 1448 तक। और इसके वास्तुकार कौन थे? जेता। वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार जेता, नापा, पोमा, ये आदि क्या है? इनके वास्तुकार है। और यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, और इसे विजय स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो यहाँ जो इसके लेखाकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ को लिखने वाले कौन थे? अत्रिभट्ट। और इसके पुत्र कौन थे? महेश भट्ट ने लिखा था इसे ना, महेश भट्ट ने। और इसके बाद में क्या होता है, जो इसकी तीसरी मंजिल है उस पर क्या लिखा है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है ना। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द
लिखा हुआ है। और इसका जो उपनाम है इसे क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायबघर, मूर्तियों का अजायबघर, अजायबघर। और एक और जो उपनाम मिलता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, क्योंकि बहुत ज्यादा मूर्तियां लगी हुई है यहाँ पे ना, तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है ना। तो मूर्तियों का अजायबघर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और इसकी जो 9वीं मंजिल है, इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। इस कारण इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने करवाया। तो इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो क्या थी? उस पर बिजली गिर गई थी, इसी कारण जो महाराणा स्वरूप सिंह थे उन्होंने क्या किया था? इसकी 9वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। और जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है इसकी तरफ, तो इसका लेखाकार कौन थे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। और 9वीं तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और 1440 से 1448 तक इसका निर्माण हुआ है। और वास्तुकार कौन थे? जेता नापा पोमा है ना। और 1999 में भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो एक बार और देख लीजिए इसका निर्माण क्यों हुआ था, क्योंकि सारंगपुर विजय के स्मृति में ना। और 1999 में क्या होता है? इस पर डाक टिकट जारी किया जाता है। और इसकी तीसरी मंजिल पर क्या हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और जो इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1440 से 1448 ईस्वी तक। और वास्तुकार जेता नापा पोमा ना। और इसकी 9वीं मंजिल पर क्या होता है? बिजली गिर गई थी, जिस कारण इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? 9वीं मंजिल का महाराणा स्वरूप सिंह। और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। तो यहां तक आप उतारिए।